तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये सेशंस जो है वो आपके वोकैब पावर के लिए और भी ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कॉन्फेडरेट। दोस्तों कॉन्फेडरेट का मतलब होता है सहयोगी या फिर साथी, यानी कि कॉन्फेडरेट का मतलब होता है किसी कॉमन काम में या फिर किसी कॉमन गोल के लिए किसी और के साथ फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली मिल जाना। ये जो वर्ड है वो बेसिकली अलाय, पार्टनर या फिर अकम्प्लाइज यानी कि साथीदार के सेंस में आता है। यानी कि कभी कभी तो ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है, मतलब कि टीम अप करने के सेंस में, और कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है, मतलब कि गलत काम में साथ देना। तो उसके लिए भी हम जो है वो कॉन्फेडरेट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि साथ मिलकर काम करने वाला या फिर साथ देने वाला, तो उसे हम कहेंगे कॉन्फेडरेट, यानी कि आपका साथी या फिर सहयोगी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि दो कंट्रीज का डिफेंस के लिए अलायंस बनाना, यानी कि एक ग्रुप बनाना या फिर साथ में आना। यानी कि जब जो है वो मतलब कि दो कंट्रीज अपने डिफेंस के लिए एक साथ आती है, साथ मिलकर खड़ी होती है, तो उसे हम कह सकते हैं कॉन्फेडरेट। ओके। या फिर क्राइम में मेन कल्प्रिट का हेल्पर, यानी कि वो जो मेन मुजरिम है अगर उसका कोई हेल्प करने वाला कोई दूसरा बंदा है तो वो भी हो गया कॉन्फेडरेट इन क्राइम। या फिर बिजनेस पार्टनर्स जो एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो वो हो गया कॉन्फेडरेट्स। या फिर प्रोटेस्ट में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग तो वो हो गए पॉलिटिकल कॉन्फेडरेट्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्फेडरेट का मतलब होता है अलाय, पार्टनर और वन हु जॉइंस विद अदर्स फॉर अ कॉज, यानी कि किसी ना किसी रीजन के वजह से जो है वो मतलब कि साथ आने वाले दो लोग, दो ग्रुप या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्फेडरेट, यानी कि एक तरीके से आपका साथीदार या फिर आपका मतलब कि सहयोगी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अलाय, एसोसिएट या फिर कोलैबोरेटर। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है सहयोगी, साथी या फिर साथीदार, यानी कि जो आपकी मदद करता है, आपको मतलब कि आपका साथ देता है, सपोर्ट करता है, तो उसे हम अलाय कह सकते हैं, एसोसिएट कह सकते हैं या फिर कोलैबोरेटर कह सकते हैं, यानी कि जो आपके साथ मिलजुल कर काम करता है, तो उसे हम कहेंगे अलाय, एसोसिएट या फिर कोलैबोरेटर, जो कि हमारे हैं सिनोनिम्स। वही एंटोनी में हमारे पास है अपोनेंट, एनिमी या फिर राइवल। दोस्तों अपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी, यानी कि जो आपके खिलाफ है, जो आपके अपोज में है, तो उसे हम अपोनेंट कहेंगे। एनिमी का मतलब होता है शत्रु यानी कि दुश्मन, और राइवल का भी सेम ही मतलब होता है, जो आपके खिलाफ है यानी कि आपके सामने है, यानी कि आपके मतलब कि प्रतिद्वंद्वी है, आपको अपोज करने वाला है, तो उसे हम राइवल कहेंगे। तो ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद हिज कॉन्फेडरेट हु हेल्प प्लान द क्राइम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसे जो है वो उसके साथीदार के साथ, यानी कि जो उसे मतलब कि क्राइम प्लान करने में हेल्प कर रहा था, उसके साथ पकड़ लिया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समझ पाएंगे कि कॉन्फेडरेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अमिस। दोस्तों अमिस का मतलब होता है गलत या फिर कोई चीज़ जो है वो ठीक ना होना, यानी कि ठीक से काम ना करना, ठीक स्थिति में ना होना, तो उसे हम अमिस कह सकते हैं। यानी कि अमिस का मतलब होता है कुछ ठीक ना होना, गलत लगना, या फिर हम जिस तरीके से उम्मीद रखते हैं उस तरीके से किसी चीज़ का काम ना करना, यानी कि एक्सपेक्टेड वे से काम ना करना। जब सिचुएशन में हमें कुछ ऑफ फील होता है बिना एग्जैक्ट रीज़न को समझे, तब बोला जाता है कि समथिंग इज अमिस, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है या फिर कोई गड़बड़ है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका फ़ोन जो है वो अचानक हैंग हो जाता है, तो आप बोलते हो कि समथिंग इज अमिस विद द फ़ोन। या फिर एग्जाम हॉल में अनयूजुअल साइलेंस, तो वो होता है समथिंग फील्स अमिस, यानी कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। या फिर प्रोजेक्ट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड जैसा ना आना, यानी कि जितनी आपको एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोजेक्ट का रिजल्ट इस तरीके से आना चाहिए था, तो अगर वो नहीं आता है तो हम कहेंगे प्लान्स गॉन अमिस। या फिर फ्रेंड का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाना, तो वो होता है समथिंग अमिस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान
ध्यान रखना है कि अमिस का मतलब होता है रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी, यानी कि जैसा हम चाहते थे अगर वैसा नहीं होता है, या फिर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसे हम कहेंगे अमिस, यानी कि कुछ तो गड़बड़ होना है, फिर कोई गड़बड़ होना, तो उस सेंस में अमिस का यूज़ होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रॉन्ग, इम्प्रॉपर या फिर फॉल्टी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कुछ गलत होना, कोई चीज़ ठीक ना होना, गलत लगना, या फिर एक्सपेक्टेड वे में काम ना करना, तो उसे हम रॉन्ग कह सकते हैं यानी कि गलत, इम्प्रॉपर कह सकते हैं जो ठीक नहीं है, या फिर फॉल्टी कह सकते हैं जिसमें कोई कमी है। तो वो हो गए हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनी में हमारे पास है राइट, करेक्ट या फिर प्रॉपर। इन तीनों का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल सही होना, सटीक होना, बिल्कुल मतलब कि प्रॉपर होना, तो उसे हम कह सकते हैं राइट, करेक्ट या फिर प्रॉपर। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है समथिंग फेल्ट अमीस व्हेन ही नोटिस द डोर वाज ओपन लेट एट नाइट, यानी कि जब उसने नोटिस किया कि जो डोर है यानी कि जो दरवाज़ा है वो काफ़ी देर रात तक जो है वो मतलब कि खुला था, तो उसे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अमिस यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्कम्फिट। दोस्तों डिस्कम्फिट का मतलब होता है पराजित करना या फिर किसी को घबरा देना, किसी को शर्मिंदा फील करवाना। बेसिकली डिस्कम्फिट का मतलब होता है किसी को ऑकवर्ड, एम्बैरेस्ड या फिर मेंटली डिस्टर्ब कर देना, या फिर उसके प्लान्स को फेल कर देना। ये जो है वो फिजिकल डिफीट कम होता है और कॉन्फिडेंस या फिर कंपोजर का बिगड़ जाना ज़्यादा शो करता है। मतलब कि कंफ्यूज प्लस अनकंफर्टेबल फील करवा देना किसी को, तो दैट्स डिस्कम्फिट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि इंटरव्यू में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से कैंडिडेट का नर्वस हो जाना, यानी कि जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे अगर वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप एक तरीके से जो है वो मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जवाब क्या दूं। तो वो होता है एक तरीके से डिसकॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन। या फिर डिबेट में स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट से स्पीकर का कॉन्फिडेंस हिल जाना, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने कोई बंदा है जो आपसे डिबेट कर रहा है, अगर उसका आर्ग्यूमेंट आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अगर आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बातें करता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक तरीके से कम हो जाता है या फिर हिल जाता है, तो उसे भी हम डिस्कम्फिट कह सकते हैं। या फिर प्लान्स जो लास्ट मोमेंट पर बिगड़ जाते हैं तो वो होते हैं प्लान्स डिस्कम्फिटेड। या फिर पब्लिक में सडन क्रिटिसिज्म से एम्बैरेसमेंट फील होना या फिर मतलब कि शर्मिंदगी फील होना, तो वो होता है कि पर्सन डिस्कम्फिट हो गया है, यानी कि उसे क्या हुआ है, तो मतलब कि वो शर्मिंदा फील कर रहा है, यानी कि एम्बैरस फील कर रहा है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है एम्बैरस, अनसेट या फिर थ्रो इनटू कंफ्यूजन, यानी कि एक तरीके से शर्मिंदगी होना या फिर एक तरीके से कंफ्यूजन होना। मतलब कि आपको जो है जब मतलब कि पता नहीं चलता है कि आपको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आप घबरा जाते हो, एक तरीके से आप हार जाते हो मतलब कि इमोशनली, तो उसे हम कह सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिस्कम्फर्ट यानी क्या है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिफीट, एम्बैरेस या फिर कंफ्यूज। दोस्तों डिफीट का मतलब होता है किसी को पराजित करना, किसी को हराना, लेकिन डिस्कम्फिट के सेंस में देखा जाए तो मेंटली किसी को हराने के सेंस में हम डिफीट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फिजिकल डिफीट की बात नहीं हो रही है। एम्बैरेस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा फील करवाना। कंफ्यूज का मतलब होता है किसी को उलझा देना, बेसिकली कोई घबरा जाता है तो उसे हम कंफ्यूज कह सकते हैं। एंटनी में हमारे पास है एनकरेज, कंफर्ट या फिर असिस्ट। दोस्तों एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, यानी कि बढ़ावा देना किसी को। कंफर्ट का मतलब होता है किसी को सहज करना, यानी कि अगर कोई पर्सन घबरा जाता है तो आप जब उसको कंफर्टेबल करते हो, सहज करते हो, तो उसे हम कंफर्ट कह सकते हैं। असिस्ट का मतलब होता है सहयोग करना, साथ देना, सपोर्ट करना, उसको जो है वो मतलब कि आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो उसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने उसको असिस्ट किया है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सडन क्वेश्चन डिस्कम्फिटेड हिम एंड ही स्ट्रगल टू गिव अ क्लियर आंसर, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि अचानक क्वेश्चन करने से उसे क्या हुआ कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिल गया, यानी कि वो कंफ्यूज हो गया, और वो क्लियर आंसर देने के लिए जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि उसे पता नहीं चल पा रहा था कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए, क्योंकि जो अचानक से उसके पास सवाल आया था उसके लिए वो रेडी नहीं था, और उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो चुका था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिस्कम्फर्ट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टिपुलेशन। दोस्तों स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त या फिर अनुबंध की शर्त। अनुबंध की शर्त यानी कि किसी एग्रीमेंट की शर्त। यानी कि स्टिपुलेशन का मतलब होता है किसी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्लान में रखी गई स्पेसिफिक कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट जो फॉलो करना ज़रूरी होता है, यानी कि ऐसी शर्त जिसे आप टाल नहीं सकते। ये यूजुअली क्लियर, फिक्स्ड और नॉन नेगोशिएबल शर्त होती है, मतलब कि ये कंडीशन माननी ही पड़ती है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टिपुलेशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि जॉब ऑफर में मिनिमम नोटिस पीरियड की कंडीशन, तो वो होता है जॉब स्टिपुलेशन। या फिर स्कॉलरशिप के लिए अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है एलिजिबिलिटी स्टिपुलेशन। या फिर रेंट एग्रीमेंट में नो पेट्स रूल, यानी कि घर में आप कोई भी पालतू जानवर नहीं रख सकते हैं, ऐसा जब एग्रीमेंट आपसे रेंट लेते वक्त या फिर आपको घर देते वक्त किया जाता है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेशन। या फिर लोन के साथ रिपेमेंट रूल्स, तो वो होता है फाइनेंशियल स्टिपुलेशंस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन और रिक्वायरमेंट इन एन एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी प्लान में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में रखी गई शर्तें जो कि लीगल होती है, जिसे आप टाल नहीं सकते, तो ऐसी शर्तों को हम स्टिपुलेशन कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कंडीशन, रिक्वायरमेंट या फिर क्लॉज। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई ना कोई शर्त जो कॉन्ट्रैक्ट में रखी जाती है, एग्रीमेंट में रखी जाती है, किसी प्लान में रखी जाती है, तो उसे हम कंडीशन भी कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि जो चीज़ आप जो मतलब कि सामने वाले से करवा के लेना चाहते हो, मतलब कि एक तरीके से रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरत, पर यहाँ पर हम जो है वो मतलब कि शर्त के सेंस में देख रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनी में हमारे पास आए तो एंटोनी में हमारे पास है फ्रीडम, ऑप्शन या फिर चॉइस। दोस्तों फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, चॉइस का ऑप्शन का मतलब होता है कि एक तरीके से आपके पास कोई विकल्प है, चॉइस का मतलब कि आपके पास मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आप कुछ चूज़ कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है, तो आज़ादी है। यानी कि यहाँ पर आपके पास कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, बल्कि आपके पास ढेरों ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास आज़ादी होती है, तो उसे हम फ्रीडम कह सकते हैं, ऑप्शन कह सकते हैं या फिर चॉइस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है वन इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज दैट वर्क मस्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये थी कि जो काम है वो टाइम पर फिनिश हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्टिपुलेशन यानी क्या है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पर्सपिक्यूअस। दोस्तों पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट या फिर आसानी से समझ आने वाली कोई चीज़, या फिर आसानी से समझ आने वाला। यानी कि पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड और कन्फ्यूजन फ्री। जब भी कोई एक्सप्लेनेशन, राइटिंग या फिर स्पीच इतनी ज़्यादा साफ होती है कि सुनते ही या फिर पढ़ते ही समझ आ जाए, बिना दोबारा सोचने के या फिर बिना उसे रिपीट किए, तो वो पर्सपिक्यूअस होती है। मतलब कि क्लैरिटी एट इट्स बेस्ट, यानी कि क्लैरिटी में मतलब कि पीक पर होना, कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना, इजी टू अंडरस्टैंड होना या फिर कन्फ्यूजन फ्री होना, तो उसे हम कह सकते हैं पर्सपिक्यूअस। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई टीचर है जो बहुत ही मतलब कि किसी टॉपिक को जो है वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा रहा है, तो उसका वो पर्सपिक्यूअस एक्सप्लेनेशन है। या फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो फॉलो करना ईजी हो, क्योंकि उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी है, तो उसे हम कहेंगे पर्सपिक्यूअस इंस्ट्रक्शंस। या फिर स्पीकर का लॉजिकल और क्लियर स्पीच, यानी कि उसका जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, साथ ही साथ इजी टू अंडरस्टैंड है, तो वो होता है पर्सपिक्यूअस स्पीच। या फिर नोट्स जो एग्जाम से पहले इजीली रिवाइज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे पर्सपिक्यूअस नोट्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर या फिर इजी टू अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है क्लियर, ल्यूसिड या फिर प्लेन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो चीज़ साफ है, स्पष्ट है, आसानी से समझने वाली है। प्लेन है यानी कि मतलब कि जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। ल्यूसिड है यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है, तो उसे हम कहेंगे क्लियर, ल्यूसिड या फिर प्लेन। वही एंटोनी में हमारे पास है कन्फ्यूजिंग, ऑब्सक्योर या फिर अनक्लियर। दोस्तों कन्फ्यूजिंग का मतलब होता है जो उलझन पैदा करती है या फिर हमें उलझा देती है, तो उसे हम कन्फ्यूजिंग कहेंगे। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज़ धुंधली होती है, अस्पष्ट होती है, यानी कि जो चीज़ हमें समझने में मतलब कि वक्त लगता है या जो आसानी से नहीं समझ में आती, उसे हम ऑब्सक्योर कह सकते हैं। यानी कि धुंधली के सेंस में हम जो है वो इसका यूज़ करते हैं। अनक्लियर का मतलब है जो चीज़ क्लियर नहीं है, जो चीज़ मतलब कि थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि अनक्लियर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द टीचर गेव अ पर्सपिक्यूअस एक्सप्लेनेशन सो एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड द लेसन इजीली। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि टीचर ने जो है वो मतलब कि बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया ताकि सारे बच्चों को जो लेसन है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पर्सपिक्यूअस यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है पैलेटेबल। दोस्तों पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट या फिर स्वीकार्य, यानी कि जो टेस्ट में आप जो है वो स्वीकार कर सकते हो तो उसे हम जो है वो मतलब कि पैलेटेबल कह सकते हैं। यानी कि पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्ट में अच्छा या फिर एक्सेप्ट करने के लायक होना। ये जो वर्ड है वो खाने के सेंस में भी यूज़ होता है, यानी कि खाने की चीज़ों के भी लिए यूज़ होता है। मतलब कि जब भी कोई खाने की चीज़ होती है जो यमी होती है, टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो उसके लिए भी यूज़ होता है। या फिर अगर कोई आइडिया, प्लान या फिर डिसीजन है वो भी अगर एक्सेप्ट करने लायक है तो उसके लिए भी हम जो है वो पैलेटेबल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को ठीक लगे, जो ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो और इजीली एक्सेप्ट हो जाए, मतलब कि इजी टू लाइक और एक्सेप्ट, तो उसे हम कहेंगे पैलेटेबल। इसी के साथ हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अच्छा मसालेदार बहुत ही मतलब कि टेस्टी खाना होता है तो उसे हम पैलेटेबल फूड कहेंगे। या फिर थोड़ा सॉफ्ट एंड प्रपोजल जो सबको सूट करता है तो उसे हम पैलेटेबल प्लान कहेंगे। या फिर बिना ज़्यादा हार्श हुए सच्चाई का बोलना, यानी कि ट्रुथ बोलना, तो उसे हम कहेंगे पैलेटेबल एक्सप्लेनेशन। या फिर डाइट फूड जो फिर भी टेस्टी होता है, यानी कि जो यूजुअली डाइट फूड होता है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई डाइट फूड है जो एक्सेप्टेबल है यानी कि टेस्टी है तो उसे हम पैलेटेबल मील कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि पैलेटेबल का मतलब होता है प्लेजेंट टू टेस्ट, और एक्सेप्टेबल यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो स्वादिष्ट होती है, जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है और हमारे आइडिया, प्लान या फिर डिसीजन के लिए भी यूज़ होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है टेस्टी, एक्सेप्टेबल या फिर एग्रीएबल। दोस्तों टेस्टी का मतलब होता है जो स्वादिष्ट होती है, यानी कि जिसका स्वाद अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है। एक्सेप्टेबल या फिर एग्रीएबल का मतलब होता है जिसे आप स्वीकार कर सकते हो, जिसके साथ आप जो है वो मतलब कि सहमत हो सकते हो, यानी कि जो चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो उसे हम एक्सेप्टेबल कह सकते हैं, एग्रीएबल कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है अनप्लेजेंट, डिस्टेस्टफुल यानी कि या फिर अनएक्सेप्टेबल। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है? अनप्लेजेंट का मतलब होता है जो चीज़ अच्छी नहीं है ज़्यादा, मतलब कि प्लेजेंट नहीं है। अनप्लेजेंट का मतलब होता है जो चीज़ इतनी ज़्यादा सुहावनी नहीं है, जो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है जो चीज़ बेस्वाद है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं है, तो वो होती है डिस्टेस्टफुल। या फिर अनएक्सेप्टेबल का मतलब है जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहेंगे अनएक्सेप्टेबल। तो ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मेडिसिन वॉज मेड मोर पैलेटेबल बाय एडिंग अ स्वीट फ्लेवर। यानी कि मेडिसिन में जो है वो मतलब कि थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर डालने की वजह से क्या हुआ, तो वो मेडिसिन पैलेटेबल बन गई, यानी कि थोड़ी सी मतलब कि खाने के लायक बन गई, यानी कि इजीली एक्सेप्टेबल बन गई कि कोई भी उसे खा सके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पैलेटेबल यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एटेस्टेशन। दोस्तों एटेस्टेशन का मतलब होता है प्रमाणन या फिर पुष्टि, यानी कि एटेस्टेशन का मतलब होता है ऑफिशियल तौर पर किसी डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट या फिर फैक्ट को सच और वैलिड डिक्लेयर करना, यूजुअली सिग्नेचर के द्वारा, सील के द्वारा या फिर स्टैम्प के द्वारा। ये जो प्रोसेस होता है वो प्रूफ देता है कि जो भी लिखा गया है या फिर जो भी कहा गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, डॉक्यूमेंट में या फिर स्टेटमेंट में, वो ऑथेंटिक है और किसी के द्वारा वेरीफाई किया जा चुका है। मतलब कि फॉर्मल कंफर्मेशन जो होता है उसे हम एटेस्टेशन कहते हैं। यानी कि जब भी किसी बात को मतलब कि कंफर्म कर दिया जाता है किसी मतलब कि ऑफिशियल के द्वारा, यानी कि किसी जो है वो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, उसके सिग्नेचर के जरिए, उसके स्टैम्प के जरिए, तो उसे हम कह सकते हैं कि एटेस्टेशन की एक प्रोसेस है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि सर्टिफिकेट पर अगर ऑफिसर का साइन होता है तो हम उसे कहेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वो एटेस्टेशन उस पर किया गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो कंफर्म है, इसमें जो भी लिखा गया है वो सच है। या फिर पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना, तो वो एटेस्टेशन प्रोसेस होती है। या फिर कोर्ट में एफिडेविट का नोटराइज्ड होना, तो वो लीगल एटेस्टेशन होता है। या फिर एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस लेटर कंफर्म करना, तो वो एटेस्टेशन ऑफ सर्विस होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एटेस्टेशन का मतलब होता है ऑफिशियल वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन, यानी कि किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि कंफर्म करना, उसको सच्चा साबित करने के लिए जो है वो मतलब कि किसी ऑफिशियल की सिग्नेचर या फिर स्टैंप लेना, तो उसे हम कहते हैं एटेस्टेशन प्रोसेस या फिर एटेस्टेशन। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन। दोस्तों इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि प्रमाण देना, पुष्टि करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि दावे के जरिए जो है वो सच दिखाना या फिर उसको कंफर्म कर देना किसी ऑफिशियल के सिग्नेचर या फिर स्टैम्प के द्वारा, यानी कि लीगली। तो उसे हम सर्टिफिकेशन कह सकते हैं, वेरिफिकेशन कह सकते हैं या फिर कंफर्मेशन कह सकते हैं। एंटोनी में हमारे पास है डिनायल, रेफ्यूटेशन या फिर डिस्प्रूफ। दोस्तों डिनायल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना, बेसिकली उस चीज़ से जो है वो पीछे हट जाना। रेफ्यूटेशन का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के लिए जो है वो मतलब कि एक तरीके से किसी चीज़ पर प्रतिबंध लाना या फिर उसे मना कर देना, उसे हम कहेंगे कि रेफ्यूट कर देना, यानी कि उसे रद्द कर देना एक तरीके से, तो वो डिनायल या फिर रेफ्यूटेशन होता है। डिसप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत साबित करना, यानी कि वैलिड ना होना कोई चीज़, तो वो होता है डिसप्रूफ, यानी कि जो गलत है तो उसे हम डिसप्रूफ कहेंगे। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अटेस्टेशन बाय गवर्नमेंट ऑफिसर टू बी एक्सेप्टेड एज वैलिड। यानी कि उस डॉक्यूमेंट को जो है वो मतलब कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की अटेस्टेशन चाहिए थी, यानी कि पुष्टि चाहिए थी, प्रमाण चाहिए था, यानी कि कोई साइन के द्वारा, कोई स्टैम्प के द्वारा, ताकि उसे जो है वो मतलब कि वैलिड के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, यानी कि उसे वैलिड माना जा सके। यानी कि उसको वैलिड साबित करने के लिए क्या चाहिए था उस डॉक्यूमेंट को, तो किसी ऑफिशियल की, गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो है वो मतलब कि कुछ ना कुछ निशानी चाहिए थी कि ये जो है वो मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा जो है वो मतलब कि एक्सेप्ट किया गया है और ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अटेस्टेशन यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सबसर्विएंट। दोस्तों सबसर्विएंट का मतलब होता है अधीन रहना या फिर आज्ञाकारी, यानी कि सबसर्विएंट का मतलब होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर किसी और के कंट्रोल में रहना या फिर ओवरली ओबीडियंट होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होना। स्पेशली जब कोई हर बात में मतलब कि हाँ जी करता रहता है किसी का फेवर पाने के लिए, तो उसे हम जो है वो सबसर्विएंट कह सकते हैं। ये जो है वो ओबीडियंस हेल्दी रिस्पेक्ट से ज़्यादा सर्वाइल और वीक होती है, मतलब कि चमचागिरी या फिर ब्लाइंड ओबीडियंस जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम जो है वो मतलब कि सबसर्विएंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है जो बॉस की हर गलत बात भी मान लेता है, तो वो सबसर्विएंट एम्प्लॉय है जो अपने बॉस के आगे कभी नहीं जाएगा। या फिर मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसके सामने जो है वो मतलब कि डर के मारे सब चुप रहते हैं, तो वो सबसर्विएंट बिहेवियर है। या फिर कोई पावरफुल फ्रेंड को मतलब कि आप अगर मनाने की कोशिश करते हो, उसे प्लीज करने के लिए कोशिश करते हो, तो उसको मनाने के लिए आप अगर खुद को छोटा दिखाते हो, तो वो सबसर्विएंट एटीट्यूड है। या फिर कॉलोनी में स्ट्रांग लीडर के आगे सबका झुक जाना, सबका उसकी बातें मानना, उसका आगे ना जाना, तो उसे हम कहेंगे सबसर्विएंट पीपल। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसर्विएंट का मतलब होता है एक्सेसिवली ओबीडियंट या फिर सबमिसिव, यानी कि किसी व्यक्ति के आगे जो है वो मतलब कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर उसके कंट्रोल में रहना। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ओबीडियंट, सर्वाइल या फिर कंप्लायंट। दोस्तों ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, सर्वाइल या फिर कंप्लायंट का मतलब होता है एक तरीके से जो है वो किसी की नौकरी चाकरी करना, यानी कि किसी के इर्द गिर्द रहना, बेसिकली उसकी दया पाने के लिए, उसका फेवर पाने के लिए, जैसे कि मतलब कि चमचागिरी जिसे हम कह सकते हैं, तो वो सर्वाइल या फिर कंप्लायंट हो गया। एंटनी में हमारे पास है इंडिपेंडेंट, असर्टिव या फिर डोमिनेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो आज़ाद है बिल्कुल, यानी कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। असर्टिव या फिर डोमिनेंट का मतलब होता है जो दूसरों पर रूल करता है, बेसिकली दूसरों पर अपना प्रभाव रखता है, तो उसे हम असर्टिव या फिर डोमिनेंट कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही बिहेव्ड इन अ सबसर्विएंट मैनर टुवर्ड हिज बॉस नेवर एक्सप्रेसिंग हिज ओन ओपिनियन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो अपने बॉस के सामने जो है वो बहुत ही मतलब कि आज्ञाकारी तरीके से, आज्ञाकारी मैनर में जो है वो मतलब कि बिहेव करता है, कभी भी बॉस के सामने अपने ओपिनियंस नहीं रखता है, यानी कि जो भी उसका बॉस बोलता है वही वो बातें मान लेता है, यानी कि एक तरीके से अपने बॉस की क्या करता है, तो चमचागिरी करता है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि सबसर्विएंट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों अगर इसके बाद वाला हमारा वर्ड देखें, तो वो है ओरेक्युलर। दोस्तों ओरेक्युलर का मतलब होता है रहस्यमय या फिर भविष्यवाणी जैसा, यानी कि ओरेक्युलर का मतलब होता है कोई बात ऐसे बोलना या फिर ऐसे कहना जो डीप, मिस्टीरियस या फिर प्रोफेटिक लगे, जैसे कि किसी फ्यूचर या फिर हिडन ट्रुथ का हिंट दिया जा रहा हो। कभी कभी ये जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए भी यूज़ होता है जो बहुत ही ज्ञान भरी बातें थोड़ी क्रिप्टिक तरीके से बोलते हैं, मतलब कि जैसे कि वो कोई फ्यूचर की बातें बता रहे हो, जैसे कि कोई भविष्यवाणी कर रहे हो, थोड़े से मतलब कि ज्ञानी बन के बात करते हैं या फिर अनक्लियर स्टाइल में बात करते हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, बोलने की, समझाने का तरीका अलग होता है, तो उसे हम ओरेक्युलर कह सकते हैं।
जैसे कि अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे कि मान लीजिए कि जो बाबा होते हैं या फिर जो साधु संत होते हैं, उनका जो सिंबॉलिक लैंग्वेज में प्रिडिक्शन देना होता है, यानी कि आपके बारे में आपके फ्यूचर के बारे में जब वो मतलब कि जोड़ तोड़ कर अलग अलग भाषाओं में बताते हैं, अलग अलग साइंस के थ्रू बताते हैं, अलग अलग मतलब कि चिन्हों के थ्रू बताते हैं, तो वो ओरेकुलर स्पीच हो गया। या फिर आपने मूवी में देखा होगा जो प्रोफेसी जैसा डायलॉग होता है, यानी कि मतलब कि कोई पहेली बोलेंगे या फिर मतलब कि कोई मतलब कि ऐसी कोई बात बोलेंगे जो नॉर्मल हम समझ नहीं सकते, उसके पीछे हमें चाहे वो मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब निकालना पड़ता है, तो वो ओरेकुलर टोन हो जाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ओरेकुलर का मतलब होता है प्रोफेटिक, मिस्टीरियस या फिर वाइज साउंडिंग, यानी कि जो बहुत ही हमें मतलब कि ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब कि बहुत ही समझदार है, पढ़ा लिखा है, बहुत ही ज्ञानी है, तो उस तरीके की स्पीच को हम ओरेकुलर कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रोफेटिक, एनिग्मेटिक या फिर क्रिप्टिक। दोनों दोस्तों तीनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होना, रहस्यमय होना, प्रोफेटिक लगना, यानी कि मतलब कि एक तरीके से भविष्यवाणी जैसी लगना। तो इन तीनों का एक ही सेंस है, तो ये हमारे हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम में हमारे पास है क्लियर, प्लेन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो चीज़ मतलब कि जो बातें सीधी सादी है, मतलब कि जिनमें कोई जो है वो मतलब कि इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है या फिर इतना ज़्यादा उनमें जो है वो मतलब कि समझने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सीधी सादी सिंपल बातें होती है जो हमें आसानी से समझ आती है, तो वो होती है क्लियर, प्लेन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ओल्ड मैन स्पोक इन अ ओरेकुलर टोन मेकिंग एवरीवन लिसन केयरफुली टू हिज वर्ड्स, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो जो है वो मतलब कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भविष्यवाणी कर रहा हो, ऐसे टोन में वो बातें कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारे लोग जो है वो उसके वर्ड्स को, उसकी बातों को केयरफुली सुनने लगे, यानी कि उसने जो है वो सबको मतलब कि अपने तरफ खींच लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ओरेकुलर यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है करसरी। दोस्तों करसरी का मतलब होता है जल्दी में किया गया काम या फिर सरसरी में किया गया कोई काम, यानी कि करसरी का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर से, बिना डिटेल में जाए हुए किसी काम को देखना, किसी चीज़ को देखना या फिर किसी काम को करना, तो उसे हम करसरी कह सकते हैं। जब कोई काम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हो और उसमें डेप्थ या फिर सीरियसनेस ना हो, तो वो करसरी होता है, मतलब कि प्रॉपर अटेंशन के बिना किया गया कोई काम, तो उसे हम कहेंगे करसरी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम से पहले नोट्स को बस ऊपर ऊपर से देख लेते हो, इतना डिटेल में नहीं जाते, तो उसे हम कहेंगे कि कर्सरी ग्लांस, यानी कि आपने एक तरीके से, यानी कि जल्दी में एक झलक दी, यानी कि आपने देख लिया बस। डॉक्टर का बिना डिटेल चेक किए पेशेंट को देखना, तो उसे हम कहेंगे कि कर्सरी एग्जामिनेशन है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेप्थ में उसे चेक नहीं कर रहा है। मीटिंग में रिपोर्ट को सीरियसली ना पढ़ना, तो वो होता है कर्सरी रिव्यू। या फिर टीचर का होमवर्क बस नाम के लिए चेक करना, बल्कि टीचर जो है वो उसमें कुछ पढ़ती नहीं है, बस जो आपको चेक कर लेती है, तो उसे हम कहेंगे कर्सरी चेक। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्सरी का मतलब होता है हैस्टी या फिर सुपरफिशियल, यानी कि नाम के लिए कोई काम करना, बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए या फिर बहुत ही जल्दीबाजी में करना, तो उसे हम कहेंगे कर्सरी। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है सुपरफिशियल, हैस्टी या फिर ब्रीफ। दोस्तों सुपरफिशियल का मतलब होता है एक तरीके से जल्दी जल्दी में, ऊपर ऊपर से कोई चीज़ देखना, उसमें डिटेल में ना जाना, तो वो होता है सुपरफिशियल। हैस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी में। ब्रीफ का मतलब होता है मतलब कि बहुत ही संक्षेप में, यानी कि बहुत ही छोटे मैनर में कोई चीज़ देखना, यानी कि एक तरीके से जल्दी जल्दी में या फिर ऊपर ऊपर से इतना डिटेल में जाते हुए देखना, तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल, हैस्टी या फिर ब्रीफ। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है थोरो, केयरफुल या फिर डिटेल, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बहुत ही गहराई में देखना, किसी चीज़ के डेप्थ में देखना। थोरो यानी कि बहुत ही ध्यान से, केयरफुल तरीके से, डिटेल्ड मैनर में उसे चेक करना या फिर देखना, तो उसे हम कह सकते हैं थोरो, केयरफुल या फिर डिटेल्ड, जो कि हमारे एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही गेव द रिपोर्ट अ कर्सरी ग्लांस बिफोर द मीटिंग एंड मिस्ड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मीटिंग में जाने से पहले, यानी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, उसने रिपोर्ट को एक कर्सरी ग्लांस दिया, यानी कि उसने जो है वो रिपोर्ट की एक छोटी सी जल्दीबाजी में झलक ले ली, यानी कि उसने जो है वो इतना डिटेल में ना जाते हुए रिपोर्ट को बस ऊपर ऊपर से जो है वो मतलब कि जल्दी जल्दी में देख लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मीटिंग के दौरान उसने जो है वो मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कर्सरी यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इनका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।